नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो एजुकेशन करंट अफेयर का पार्ट है, तो आज हम लोग भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी प्राचीन टाइम में, जब गुरुकुल पद्धति चला करती थी, ठीक है, उस टाइम पे कैसी एजुकेशन होती थी, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते थे, ये पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारी प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ही करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो एजुकेशनल करंट अफेयर वाला पार्ट है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 से भी ये रिलेट करता है, वहाँ पे भी ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है इसके बाद जो आपकी टीजीटी पीजीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तो समझ लेंगे कि जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उसमें आपको पता है कि बच्चा गुरुकुल या जिनको आश्रम भी बोलते थे, वहाँ पे जाके गुरु के समक्ष रह के शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, गुरु मौखिक रूप से ज्ञान दिया करते थे और बच्चा फिर उसको सुनता था, फिर उसको मनन करता था, फिर उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारता भी था। जैसा आजकल है कि आजकल ज़्यादातर लोग मतलब सारे नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा है कि ऐसा होता है कि केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या फिर अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, लेकिन मेन शिक्षा तो वही होती है जो हम लोग कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको फिर अपने जीवन में भी उतारते हैं, उस तरीके से जीने का ढंग अपनाते हैं, तो वो हमारी शिक्षा जो है वास्तविक शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे हुआ करते थे। तो भारत में प्राचीन काल से ही विद्या एवं शिक्षा की समृद्ध परंपरा रही है। भारत वैसे भी प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते थे, मौखिक रूप से और लिखित माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाता था। मतलब एक पीढ़ी ने पढ़ाई की है तो फिर वो अपने आगे वाली पीढ़ी को घर पे भी शिक्षा देते थे। ठीक है, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई की शिक्षा का जो माहौल था वो होता चला जाता था। ठीक है, प्राचीन भारतीय हिंदू सभ्यता की एक विशेषता यह है कि इसे अपने इतिहास के दौरान राजनीतिक या आर्थिक प्रभावों की तुलना में धार्मिक प्रभावों द्वारा अधिक ढाला और आकार दिया गया है। क्योंकि हम प्राचीन समय से ही जो सनातन धर्म है वो इस सब से जुड़ा हुआ भी है। काफ़ी आपको पता है सनातन धर्म काफ़ी पुराना धर्म भी है। ठीक है, तो पहले इस शिक्षा का मतलब यही हुआ करता था कि हम लोग जो है भगवान से कैसे जुड़ें। ठीक है, और कैसे हम लोग जो कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करें, इसलिए शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ठीक है, पहले सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पहले शिक्षा का मतलब ही होता था कि उपासना करना। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को एक व्यापक सिद्धांत में पिरोया गया है, जिसे हिंदू विचार धर्म में धर्म कहा जाता है। इस प्राचीन परंपरा में आदर्शों, प्रथाओं और आचरण के समग्र विन्यास को धर्म, सदाचार और कर्तव्य कहा जाता था। मतलब कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम किसी से सीख रहे हैं, वो हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, अभी मैंने आपको बताया, उसको ही आपकी शिक्षा बोली जाती थी, उसको ही धर्म बोला जाता था। ठीक है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह से धार्मिक मूल्यों से ओतप्रोत थी। काफ़ी कह सकते हैं कि रिलीजियस वैल्यू सिखाई जाती थी। ठीक है, और लोग उस प्रकार से ही, और घर का माहौल भी सारा वैसा ही हुआ करता था। माता जो बच्चों की हुआ करती थी, वो सुबह ही पूजा पाठ करके फिर कोई ना कोई पाठ पढ़ती थी, गीता का पाठ या फिर वेद और पुराण आपके पढ़े जाते थे घरों में ही, तो बच्चे भी वही सब सीखते थे। ठीक है, फिर होता था कि बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ पे जो गुरु जी होते थे वो एक चट्टान सी होती थी, ये आप देख सकते हैं, उस पर बैठते थे। जो नीचे यहाँ पे सारे जो छात्र हैं वो बैठते थे, और पहले जाति प्रथा का कोई भी ऐसा बंधन नहीं था। सारे लोग एक ही समान हुआ करते थे, एक ही जगह पे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, और गुरु उपदेश देते थे, बच्चे उन्हीं को सुनते थे, उनको मनन करते थे, फिर अपने जीवन में वही सब चीज़ों को अपनाते भी थे। ठीक है, यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, पूजा पाठ, मतलब शिक्षा का मतलब ही था कि भगवान से कैसे जुड़ा जाए। ठीक है,
प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे। औपचारिक का मतलब क्या होगा, एक तो गुरुकुल में जाके पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करनी। अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्त से, अपने टीचर से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई बहन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसको ही बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशालाओं, चतुष्पदियों और गुरुकुलों में दी जाती थी। मंदिर भी शिक्षा के केंद्र थे और हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे। छात्र उच्च ज्ञान के लिए बिहारों और विश्वविद्यालयों में जाते थे। जो लोग हायर स्टडी में जाते थे वो कहाँ जाते थे, बिहार में जाते थे या फिर विश्वविद्यालय में जाया करते थे। ठीक है। शिक्षण मुख्यतः मौखिक थी। छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसे याद करते थे और उस पर मनन करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि एक उपदेश गुरु जी दिया करते थे, छात्र उसको बहुत ध्यान से सुना करते थे, फिर मनन किया करते थे। मनन का क्या मतलब होता है, आपने जो चीजें सीखी वो अपने जीवन में कैसे आप उतारेंगे, उस चीज को ही मनन बोलते हैं, मनन चिंतन। ठीक है। गुरुकुल, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है, शिक्षा के आवासीय स्थान थे। वहां पे जाके ही रह के ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। इनमें कई का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया था। जंगलों में स्थित शांत एवं शांत वातावरण वाले गुरुकुलों में सैकड़ों छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। तो ये पूरी गुरुकुल पद्धति की चीजें बताई गई हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी। प्रमुख महिला वैदिक पहले जो प्रारंभिक मतलब सबसे पहले जो प्रारंभिक वैदिक काल हुआ करता था, ठीक है, जब कोई जाति प्रथा का कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम इस प्रकार से था कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा या फिर जो जैसे चीजें करता है, मतलब जैसे आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो मान लो आपके बड़े भैया हैं, वो पढ़े लिखे हैं, तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। ठीक है। और आपके घर में पिताजी हैं, वो कुछ काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको वैश्य बोला जाता था। जो लोग भी घर में काम करते थे, मतलब घर का काम करते थे, उन वो शूद्र बोले जाते थे। पहले मतलब कर्म के हिसाब से चीजें डिवाइड थी। फिर उत्तर वैदिक काल में आके सारी जाति प्रथा के हिसाब से सारी चीजें हो गई। ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था कि आप इस कुल के हैं या फिर आप इस कुल के हैं, आपके जैसे कर्म है उस हिसाब से आपका जो भी कुल है या कुछ उसको डिवाइड किया जाता था। और तब महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। और बहुत सारी महिलाएं बहुत फेमस हुई हुई हैं जिन्होंने वेद और पुराण की बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। उनका नाम भी काफ़ी फेमस है, हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे मैत्री था, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा जैसी कुछ नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे ये जो हमारी कह सकती है कि फीमेल गुरु हुआ करती थी वैदिक पीरियड के टाइम पे। ठीक है। उस अवधि के दौरान गुरु और उनके शिष्य दैनिक जीवन में एक दूसरे की मदद करते हुए रहते थे। एक दूसरे की सारी दिनचर्या में मदद भी करते थे। मुख्य उद्देश्य पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, अनुशासित जीवित जीना और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानना। ठीक है। मतलब अपने आप को पहचानने की जो शिक्षा हुआ करती थी उस टाइम पे वैसे शिक्षा दी जाती थी। छात्र अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक वर्षों तक अपनी घरों से दूर रहते थे। गुरुकुल वह स्थान भी था जहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता जाता था। ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हुआ करते थे। गुरुकुल शिक्षकों का गृहनगर था जहाँ छात्र अपना दीक्षा समारोह पूरा करने के बाद आते थे और अपनी पढ़ाई पूरी होने तक सीखते थे। ठीक है। परिषद या अकादमी उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान थे जहाँ छात्र चर्चा और बहस के माध्यम से सीखते थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब हायर स्टडी में कौन सा मेथड अपनाया जाता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चर्चा और बहस ये मेथड अपनाया जाता था। ठीक है। डिस्कशन एंड डिबेट मेथड हायर स्टडी में अपनाया जाता था। एक दूसरे से कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करते थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद गोष्ठी या सम्मेलन वे स्थान थे जहाँ राज्यों के राजा प्रत्येक संस्थान के विद्वानों को मिलने और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते थे। गोष्ठी और सम्मेलन हुआ करती थी, वहाँ पे जो भी मतलब शिक्षा ग्रहण किया है, उच्च शिक्षा ग्रहण किया, उसको राजा महाराजा बुलाते थे, उनको पुरस्कृत करते थे या फिर उनसे कोई ना कोई ज्ञान की बातें सीखते थे। ठीक है। आश्रम या धर्मोपदेश अन्य शिक्षण केंद्र थे जहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र आते थे और संतों ऋषियों से सीखते थे। और यहाँ पे भारत में बाहर से भी लोग और छात्र पढ़ने आते थे। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के ही लोग पढ़ते थे। पहले एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते थे।
विद्यापीठ महाराज आचार्य श्री शंकर द्वारा श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पुरी आदि स्थानों में स्थापित आध्यात्मिक शिक्षा का स्थान है। अग्रहार गांव में ब्राह्मणों की एक संस्था थी जहां वे पढ़ाते थे। विहार बौद्धों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान थे। तो जो बौद्ध शिक्षा थी वहां पे तब क्या हुआ करते थे, उनको बोलते थे विहार। जैसे आपकी तक्षशिला है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये सब बिहार में ही आते हैं, ठीक है। जहाँ छात्रों को बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित विषय पढ़ाए जाते थे। अब ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ करता था जैसे गुरुकुल पद्धति में हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद है 3 सिंपल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो 3 प्रोसेस एजुकेशन के मैं आपको बता चुकी हैं कि सबसे पहले तो सुनना, फिर मनन करना, फिर निध्यासन, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है ये। भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की 3 सरल प्रक्रियाएं इस प्रकार की। श्रवण मतलब कोई आपको, जैसे आपके टीचर हैं या माता पिता हैं, कोई बात बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मनन का है, फिर उस पर चिंतन करना। निध्यासन होता है फिर उसको अपने जीवन में उतारना, ठीक है। उसी प्रकार से अनुशासित रहना। तो श्रवण को यहाँ से अलग से डिफाइन किया गया है। श्रवण प्रारंभिक शैक्षणिक प्रक्रिया का नाम है जिसका अर्थ है शिक्षक द्वारा बताई गई वास्तविकता पर ध्यान देना। मतलब आपके टीचर जो भी बता रहे हैं उस पर ध्यान देना, उसी हिसाब से आप काम करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो कोई कुछ भी आप सीखते हैं हमेशा आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो पहले के टाइम में काफ़ी गुरु का जो पद है उसको भी अलग तरीके से ही डिफाइन किया जाता था, ठीक है। तो श्रवण का मतलब समझ में आ गया, जो भी आपके गुरु बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना, उसको समझना, ठीक। फिर मनन का मतलब क्या है, अब जो भी बताया दूसरा चरण ये होता है ज्ञान का। जो भी चीज़ आपने सुनी है उसको चिंतन और मनन करना कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है, कैसे इसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं। फिर तीसरा होता है आपका निध्यासन। इसमें होता है कि सत्य को केवल व्यक्त करने की बजाय उसे जी सके। मतलब जो भी आपने अब सीखा है, सुना है, फिर मनन किया, फिर उसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, इससे भी क्वेश्चन आपके श्रवण, मनन, निध्यासन से बन सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा इस प्रकार से थी कि बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते थे। बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। भारतीय संस्कृति धन, धर्म, दर्शन, कला, वास्तु कला, साथ ही इसकी शैक्षिक प्रथाओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जो आजकल विदेशों में चीज़ें अपनाई जा रही हैं वो हमारे यहाँ पे पहले से ही इतने पुराने टाइम से हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। प्राचीन कला की शिक्षा प्रणाली को ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का एक स्रोत माना जाता था जो मानवता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करती थी, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए क्योंकि आप भी टीचर बनेंगे, हॉस्टल वार्डन बनेंगे या किसी भी पद पे जाते हैं। तो जॉब करना अच्छा है, पढ़ाई करना अच्छा है, सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हैं, अपने समाज के लिए कैसी चीज़ें कर पाते हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद है बिहार एंड यूनिवर्सिटी। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे जब लोग हायर स्टडी में जाते थे तो बिहार में पढ़ने जाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। यहाँ से फेमस चीन से काफ़ी विद्वान भी, जैसे जुआन जैंग आई किंग चीनी विद्वानी थी, इन्होंने फिर अपनी पुस्तकें वगैरह लिखी, वहाँ पे भी इसका काफ़ी व्याख्यान किया है। अब विश्वविद्यालय पुराने कौन कौन से थे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल्ला, ये सारे हायर स्टडी के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से बने होते थे, ठीक है। इन विश्वविद्यालयों को दुनिया में शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्रों में से एक माना जाता था। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है द्वारा विरासत स्थल भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये विरासत स्थल भी घोषित किए गए हैं इंडिया की। इसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तो ये भी प्राचीन काल से ही काफ़ी फेमस है। तक्षशिला कई शताब्दी तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं सहित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसे नष्ट होने तक दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता रहा है। 5वीं शताब्दी में इसको नष्ट भी किया गया, फिर दोबारा से इसको बनाया गया। तो उससे पहले भी लोग बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे, ठीक है। तक्षशिला एक प्राचीन भारतीय शहर था जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इस टाइम पे कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यूनेस्को ने 1980 में इसे
विश्व धरोहर स्थल स्थापित घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि तक्षशिला को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थापित किया, तो आपको पता होना चाहिए 1980 में। इसकी प्रसिद्धि विश्वविद्यालय पर टिकी हुई है, जहाँ कहा जाता है चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य ने किसकी रचना की थी, बुक का नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप बता सकते हैं चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। पुरातात्विक अलेक्जेंडर कंगुम ने 19वीं सदी के मध्य से इसके खंडरों की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने 19वीं सदी में इसके खंडर, क्योंकि इसको नष्ट कर दिया गया था, तो फिर इसके खंडरों की खोज की थी। इसके नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है पुराने टाइम में। जब जुआंग ने नालंदा का दौरा किया तो उसे नाला कहा जाता था और ये विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। विश्वविद्यालय ने देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया। चीनी विद्वान आई किंग और जुआनजोंग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा का दौरा किया था। इस टाइम पे ये लोग यहाँ पे पढ़ने आए थे। ठीक है, चीन से। उन्होंने नालंदा का विशद विवरण किया। उन्होंने फिर अपने लेख लिखे, वहाँ पे नालंदा के बारे में काफ़ी लिखा। उन्होंने नोट किया कि बहस और चर्चा के तरीकों के माध्यम से विभिन्न विषयों में दैनिक आधार पर लगभग 100 प्रवचन होते थे। एक दिन में 100 डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जुआंग स्वयं योग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा के छात्र बन गए थे। फिर यहाँ पे दौरा के लिए आए थे, फिर लेकिन इनको यहाँ की शिक्षा ने काफ़ी आकर्षित किया, तो ये योग शास्त्र का अध्ययन करने की यहाँ पे स्टूडेंट भी रहे थे। ठीक है, उन्होंने उल्लेख किया कि नालंदा की कुलाधिपति शीलभद्र योग में सर्वोच्च जीवित विशेषज्ञ थे। नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रम में विस्तृत क्षेत्र शामिल था। उस समय उपलब्ध ज्ञान का लगभग पूरा दायरा। नालंदा में छात्रों ने वेदों का अध्ययन किया। उन्हें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध की कला भी प्रशिक्षित की जाती थी। नालंदा में इन सबकी भी पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, प्राचीन नालंदा 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र था। वर्तमान राजगीर बिहार भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इस समय ये कहाँ पे है, राजगीर बिहार में। ठीक है, यूनेस्को ने नालंदा महावीर के खंडरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित है। नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना अंतर सभ्यतागत संवाद के केंद्र के रूप में हुई है। इसको भी तोड़ दिया गया था, इसको भी फिर से बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारे पुराने सब सिस्टम थे। आपको पता है जो फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं आपके, और केवल पढ़ने के लिए ही ना पढ़ें, इसको ये सब चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्राचीन एजुकेशन सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो इसीलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी, मतलब जो रहती थी समाज के लोग, उनका क्या रोल रहता था। उस समय ज्ञान को पवित्र माना जाता था और कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले फ्री एजुकेशन होती थी, कोई उसके चार्ज नहीं लिया जाता था। ठीक है, शिक्षा के प्रति योगदान को दान का सर्वोच्च रूप माना जाता था। तो समुदाय के जो लोग होते, जो राजा महाराजा थे, या फिर जो समाज में धनी व्यक्ति होते थे, वो जमीन दे देते थे स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए। ठीक है, या फिर पैसे से मदद, जैसे भी जिसकी बन पाती थी वो वैसे मदद करता था। समाज के सभी सदस्यों ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया, मतलब कोई ना किसी तरीके से योगदान देता था शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, कोई वित्तीय सहायता करता था, माता पिता, ठीक है, अमीर, जैसे किसी बच्चे के माता पिता अमीर हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का भूमि दे देते थे। ठीक है, मुफ्त शिक्षा के रूप बल्लभी, विक्रमशिला, जगदलना जैसे अन्य प्राचीन विश्वविद्यालय में भी प्रचलित था। तो उस टाइम पे जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटी वगैरह हुआ करती थी, उन सब में ही मुफ्त शिक्षा का ही प्रावधान था। अब यहाँ पे हम लोग ये थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, थोड़ी से क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको और अच्छा लगेगा और अच्छी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको पता है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या बोलते थे, गुरुकुल, और इसको आश्रम विद्यालय भी बोलते हैं। तो अगर जैसे कहीं पे ऐसा है, हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है, नहीं तो गुरुकुल को ही आश्रम विद्यालय भी बोलते थे। ठीक है, जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो भी गुरुकुल पद्धति, आश्रम पद्धति पे आधारित हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, इसको आश्रम विद्यालय भी बोलते थे।
गुरुकुल प्रणाली में प्राथमिक शिक्षक कौन थे? प्रोफेसर, भिक्षु, माता पिता या फिर गुरु। अब गुरुकुल प्रणाली जब बच्चा पढ़ने जाता था तो वहाँ पे गुरु जो होता था वो प्राथमिक शिक्षक होता था। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षकों को छात्रों की भूमिकाएं बताई गई हैं? किसमें बताई गई है? क्या चीज पूछी? शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षकों और छात्रों की भूमिकाएं बताएं। उपनिषद, महाभारत, अर्थशास्त्र या फिर रामायण। मतलब शिक्षकों और छात्रों की क्या क्या भूमिकाएं, कैसे उन्हें रहना चाहिए, क्या क्या चीजों पे अमल करना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में अध्ययन के मुख्य विषय क्या थे? गणित और विज्ञान, संस्कृत और युद्ध और रणनीति, तो सारे ही ये विषय हुआ करते थे। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि ये सब विषय बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, इन पे ही डिस्कशन और पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारतीय शिक्षा में जीवन की उस अवस्था को क्या कहा जाता था जब एक छात्र शिक्षक के घर में रहता था और गुरु से सीखता था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास। तो जब तक छात्र अपने गुरु के पास रहता था, वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था, इतने टाइम तक रहता था, उसको बोलते थे ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे देखो इस आश्रम के 4 हुआ करते थे। एक तो ब्रह्मचर्य था, स्टूडेंट लाइफ, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मचर्य है। फिर ब्रह्मचर्य कंप्लीट होने के बाद आपकी गृहस्थी, फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिर फैमिली लाइफ स्टार्ट होने के बाद सारी चीज़ें जब आप रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वानप्रस्थ मतलब रिटायर लाइफ हो जाती है, तब मतलब कहते हैं कि आपको फिर से भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। इसके लास्ट में होती है संन्यास। ठीक है, तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। तो ये 4 स्टेजेज होती हैं आश्रम या गुरुकुल पद्धति की। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है? नालंदा, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या फिर बोलोग्ना। तो नालंदा को सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षा के किस पहलू पे जोर दिया जाता है? याद करना, सुनना, शारीरिक फिटनेस, बहस और चर्चा। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के किस पहलू पे? तो बहस और चर्चा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उन्होंने पढ़ा भी था कि डिबेट होता था, डिस्कशन होता था। ठीक है, तो इस पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शिक्षा सहित शासन कला और प्रशासन पर एक व्यापक मार्गदर्शक माना जाता था? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत, मनुस्मृति। तो किसकी? शासन कला और प्रशासन, तो अर्थशास्त्र को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में ज्ञान संचारित करने की पारंपरिक पद्धति क्या थी? लिखित परीक्षा, मौखिक, व्यवहारिक या समूह चर्चा। तो क्या हुआ करता था? मौखिक, मतलब गुरुजी आपको बोल के ही बताया करते थे। इसके बाद आप उसको सुनते थे, अच्छे से मनन करते थे, फिर निध्यासन, उसको अनुशासन में लाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था में शिक्षा और ज्ञान तक प्राथमिक पहुंच किसकी थी? ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो यहाँ पे जाति व्यवस्था से पूछा गया है, मतलब जो आपका उत्तर वैदिक काल था वहाँ पे पूछा गया है। तो वहाँ पे जो शिक्षा और ज्ञान की प्राथमिक पहुंच किसकी हुआ करती थी? तो ब्राह्मण, पुजारी या विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले की जो व्यवस्था थी वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। फिर जब ये सिस्टम बन गया तब ब्राह्मण और पुजारी, विद्वान को ही था कि वो शिक्षा के प्राथमिक पहुंच तक पहुंचे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थ्योरी भी थी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और PDF आपको क्लास के 24 घंटे बाद ही मिलेगा। तो तुरंत क्लास पढ़ने के बाद आप लोग PDF ना मांग करें, मैं ध्यान से दे देती हूँ PDF। ठीक है, ये YouTube चैनल है, इसको भी शेयर कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।